Welcome student on my YouTube channel Study with Pankaj Singh. In this video we learn about Science class 10th chapter 12 इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फिजिक्स का चैप्टर है ये। और देखिए इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को होता है। इसका आप हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन पिछले क्लासेस में देखे रहते हैं। यहाँ पे फुल डिटेल में पढ़ना होता है। इससे सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में। तो हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में जैसे कि मैक्सिमम टॉपिक को हम कवर करेंगे, पूरा टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 जो होगा उसमें कुछ टॉपिक जो रह जाएगा। देखिए दो पार्ट में पढ़ाने के एक और रीजन है कि वीडियो का लेंथ लंबा ना जाए। तो पार्ट 2 में जो होगा जो टॉपिक रह जाएगा वो, और साथ में इसके न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे मैथ और साइंस का फुल सिलेबस आपको मिलेगा 9th 10th 11th और 12th के लिए। क्लियर है? पिछले कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के, मैथ के आपको ऑलरेडी अपलोड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, इसको समझना भी जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है समझिए। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एंड देयर फिनोमेना। कहना है कि जब फिजिक्स का वो ब्रांच जहाँ पे हम लोग चार्ज और उसके फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, उसी ब्रांच को हम इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच कर सकते हैं। या सिंपल सा भाषा में इलेक्ट्रिसिटी को समझना चाहें हम लोग तो क्या कर सकते हैं, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ए चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या है, चार्ज के मूवमेंट को हम कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग देखते हैं। तो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट, इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में समझेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसके दोनों ब्रांच जो टाइप होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है कि एक यूनिक प्रॉपर्टी पार्टिकल्स का जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड के में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स को महसूस करता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब यहाँ पे इसके डिनोशन की बात करें, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाई क्यू, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कूलम। क्या होता है? वो कूलम होता है। और कूलम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सी यूज करते हैं। सिंपल सा सी का यूज करते हैं। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि आखिर कूलम ही क्यों, कूलम से क्यों रिप्रेजेंट किया गया। तो इसमें हमने क्लियर किया, इन द ऑनर ऑफ चार्ल्स अंगस्टन कूलम। देखिए चार्ज के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया था, साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के सम्मान में हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट रखा गया वो कूलम रखा गया। क्लियर है? तो जैसे आप भी कहीं अच्छा कुछ करोगे, कहीं बड़ा कुछ रिसर्च करते हो, तो आपके नाम पे भी कुछ रखा जा सकता है। क्लियर? तो अभी अच्छे से अगर आप पढ़ते हो तो आगे आपके लिए बहुत ही फायदे हैं। अब इसको हम बात कर लेते हैं, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज़ है स्केलर क्वांटिटी, ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पे हम बात करें तो लिस्ट अमाउंट ऑफ, नेक्स्ट तीसरा, लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्जेज इज फाउंड ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि बहुत ही लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से पाया जाता है। अब यहाँ पे हम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर बात करेंगे तो होता है -1.6×10⁻19 कूलम। क्लियर है? लेकिन जब प्रोटॉन पे बात करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाता है, 1.6×10⁻19 कूलम हो जाता है। क्लियर हो गया? तो इसको आप समझ गए। अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज को। तो टाइप्स ऑफ चार्ज की हम लोग बात करते हैं तो दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करने के लिए प्लस साइन का यूज़ किया था, नेगेटिव चार्ज को डिनोट करने के लिए माइनस साइन का यूज़ किया था। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा दो टाइप के सब चार्ज हो गए। तो ये तभी तो इसका फ्लो होता है ना, और जो फ्लो होता है तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे समझना होगा आपको नोट में, सेम चार्ज रिपेल इच अदर। मतलब अगर दो बॉडीज है, जैसे मान लीजिए ये दो बॉडीज है
और दोनों का बॉडी, दोनों में अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अलग अलग जाएगा, इसका ये अलग भागेगा और ये अलग भागेगा। क्लियर हो गया? तो सेम चार्ज जब होगा तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि उन दोनों को दूर भगाएगा। क्लियर हो गया ना? अब बात करते हैं हम लोग अपोजिट चार्ज की। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर कहने का मतलब क्या है कि एक प्लस है और एक माइनस है, या ये माइनस और ये प्लस हो गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये बॉडीज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, मतलब एक समय आएगा दोनों ही पास में आ जाएंगे। क्लियर हुआ? दूसरा का पॉइंट हमने लिखा है द फोर्स बिटवीन द चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहेंगे, जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा जो दोनों के बीच में, जैसे कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम बाउंडेड होता है, उसके मोलेक्युल जुड़े होते हैं, तो जो फोर्स उसके बीच में लग रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अब समझ लेते हैं स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी को। देखिए स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट, सिंपल सा मतलब आप समझिए, तो उसी को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट, मतलब फिजिक्स का वो ब्रांच जहाँ पे वैसे चार्जेस की बात करें हम लोग जो चार्ज रेस्ट में होते हैं, या उन रेस्ट चार्ज के बीच के फोर्स की बात करें, या फील्ड या उसके पोटेंशियल की बात करें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं उसको, स्टैटिक चार्ज। क्लियर है? मतलब वो चार्ज जो मोशन में नहीं हो, रेस्ट में हो। और जस्ट अपोजिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो ये होता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन। मतलब फिजिक्स का वो ब्रांच जो चार्जेस के मोशन को पे डील किया जाए या हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है ना? जो करंट इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट होगा चार्ज का तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना। क्लियर है? यहाँ पे तीसरा लिखे हुए हैं क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। अब नेचर, चार्ज का क्वांटम नेचर, तो चार्ज का क्वांटम नेचर क्या है इसको समझिए। तो इन नेचर चार्ज ऑलवेज ऑकर एज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकृति में, इस नेचर में चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में, उसके जो बेसिक होते हैं यूनिट चार्ज के, उसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, तो क्वांटम ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू एनी। अब Q इज इक्वल टू एनी, तो वेयर अगर एन इज इक्वल टू हमने क्या डाल दिया, 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 जो भी है लगातार। क्लियर है? 4 5 6 सब। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमारा क्या होता है, पीछे आपको हम बता चुके हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, 19 थोड़ा 9 6। हाँ, अब यहाँ देखिए कूलम हो गया। अब जब इसका आप निकालिएगा तो आप किसी भी बॉडी के जब चार्ज पार्टिकल आप निकालते हैं तो आप सीधे लिख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज उसकी देता +-1 इलेक्ट्रॉन, +-2 इलेक्ट्रॉन। तो यही समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे और क्या, क्वांटाइजेशन की हम बात करते हैं, ये ओनली इंटीग्रल नंबर्स का ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होता है जितना ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना? जैसे कहने का मतलब दो बॉडीज के बीच में ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, तो कोई पॉजिटिव चार्ज हो गया तो कितने उस पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, कोई नेगेटिवली चार्ज तो कितना हो गया, इसी पे। और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है, प्रोटॉन की शेयरिंग से नहीं होता है। क्लियर है? तो अब ये आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग कूलम्स लॉ को। कूलम्स लॉ क्या कहता है पर समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the force of interaction between any two points charge is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them, the force act। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं, जैसे आप दो चार्ज ले लीजिए, दो पॉइंट चार्ज आप ले लीजिए। क्लियर है? Q1 और Q2। यहाँ हम ले लेते हैं Q1 और Q2, दो चार्ज हो गया। अब ये पॉजिटिव निगेटिव हम लोग कर लेते हैं, ये पॉजिटिव मान लीजिए ये, और ये निगेटिव मान लीजिए। दो चार्ज को के बीच के फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब फोर्स के बीच के, तो ये लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज के बीच के फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके बीच के डिस्टेंस का। डिस्टेंस को अगर हम लोग R मान लेते हैं, डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, इसके बीच के R, तो R के स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आप समझ गए। अब इसको अगर हम इसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे तो एक के कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लेते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। तो हम लोग
एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये के क्या मतलब है, तो के डिपेंड करता है उस मीडियम पे जो उस चार्ज को सेपरेट कर रहा है, वो किस मीडियम में ये चार्ज रखे गए हैं। तो के की वैल्यू ऑलवेज आपकी अगर हम बात करते हैं के की वैल्यू की, तो के इजकल टू 1। अगर ऐसा यूनिट में बात करें तो के इजकल टू आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। क्लियर है। इस तरह से आप कर सकते हैं कूलम माइनस। अब ये हो गया आपका कूलम्स लॉ, यही कूलम्स लॉ का रिलेशन है। आप देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वो 1 कूलम को डिफाइन कीजिए। जिसके लिए हमने क्या लिख रखा है, हमने लिखा इफ 2 आइडेंटिकल चार्ज आर केप्ट इन ए वैक्यूम, 2 आइडेंटिकल चार्ज को वैक्यूम पे रखा गया, ठीक है, एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, मतलब उसके बीच का डिस्टेंस कितना रखा गया, 1 मीटर। इन सच ए वे द फोर्स बिटवीन देम इज 9 × 10⁹ न्यूटन। और ऐसा सिचुएशन हो जाए कि फोर्स जो उसके बीच में हो कितना हो जाए, आपके के बराबर हो जाए, मतलब 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर हो जाए। ये कब होगा, जब इंडिविजुअल चार्ज जो हो वो क्या हो, 1 कूलम के बराबर। जैसे इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं जैसे कि फोर्स इक्वल टू होता है, 1 मिनट, फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब सिचुएशन क्या हो जाए कि Q1 जो है ये Q2 दोनों 1 कूलम के बराबर हो जाए, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है R, इसकी डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए। तो क्या हो सकता है, जब ऐसा सिचुएशन होगा देन F जो होगा वो K के बराबर हो जाएगा, और F जब K के बराबर हो जाएगा तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप यहाँ समझ सकते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम कह सकते हैं ये 1 कूलम फोर्स यहाँ पे है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए तो हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी की। तो बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है इसके बारे में है। तो पहला हमारा पॉइंट है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन सिंपल सा, आप अपने दोनों प्लाम को जब रब करते हैं तो देखते हैं एक चार्ज वहाँ पे भी डेवलप होता है। या सिंपल सा एक एग्जांपल से आपको हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक क्लॉथ ले लीजिए, उस पर ग्रास रॉड रख दीजिए, उसको रब कीजिए, तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो ये हो गया चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। या और भी आप अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल ले सकते हैं, कॉम लेके और अपने हेयर में आप रब कीजिए, और छोटे छोटे पीसेस ऑफ आप पेज को रख के उसको देखिएगा तो अट्रैक्शन वहाँ पे दिखाई देता है। तो ये भी एक हो गया चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या रबिंग आप बोल सकते हैं। दूसरा है चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक अनचार्ज बॉडी, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एग्जांपल है, एक अनचार्ज बॉडी जब एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आता है और अगर उस अनचार्ज बॉडी पे सिमिलर चार्ज डेवलप हो जाता है तो हम लोग कहेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्लियर हो गया, समझ में आया कंडक्शन। अब हम बात करते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है तो ये समझिए। चार्जिंग बाई इंडक्शन की अगर बात करें तो चार्जिंग एक बॉडी जो हो जब उसको पास में लाया जाए किसी अनचार्ज बॉडी के और वो बॉडी भी चार्ज हो जाए तो ये इंडक्शन है। लेकिन इसमें केस क्या होता है कि जब उसको कांटेक्ट में लाया जाए तो जैसे ही अगर एक आप चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के जाए, इस फिगर में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इंसुलेटेड स्टैंड एक हम ले लिए यहाँ पे, और जब यहाँ पे बी फिगर में हम समझा रहे हैं, यहाँ पे एक चार्ज बॉडी यहाँ पे ला रहे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, और जैसे ही उसके कांटेक्ट में आया तो हम देख रहे हैं कि जिस पोर्शन पे कांटेक्ट में आ रहा है वहाँ पे अपोजिट चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाए। क्लियर है, अपोजिट चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाए और एक समय के बाद पूरा वो अपोजिट चार्ज हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्लियर हो गया, इंडक्शन चार्जिंग बाई इंडक्शन भी आपको समझ में आ गया। चलिए तो अब देखते हैं आगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, इट इज डिनोटेड बाई वी। क्लियर है, इसको वी से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसका कि क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इजकल टू, अगर इसे वी से अगर इसको डिनोट करते हैं वी इजकल टू क्या हो जाएगा,
W बाई क्यू। W बाई क्यू मतलब क्या हुआ, ये W क्या हो गया, वर्क डन, और Q क्या हो गया आपका, चार्ज। क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू W बाई क्यू हो गया। अब नोट में हमने कुछ लिख रखा है, नोट क्या, इट इज ऐसा यूनिट ऑफ, इट्स ऐसा यूनिट इज जूल पर कूलम। इसके ऐसा यूनिट कहता है जूल पर कूलम, विच इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट, जिसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड ए इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस समझ में, इसको भी से जनरेट करते हैं। जैसे आप बात करें हम लोग तो यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। क्लियर है। और इसको ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए मीटर, इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। इसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, और इट इज कॉमनली नोन एज वोल्टेज, और कॉमनली रूप से इसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं। जैसे आप कहें कि जब मूव कराने में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो V इक्वल टू आपका क्या हो गया, V इक्वल टू W बाई क्यू होता है। लेकिन अब अगर आप जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करा रहे हैं, तो आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो किसी तो कैसे निकलेगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। क्लियर। मतलब इक्वल टू क्या हो गया, ये वर्क डन बाई चार्ज। क्लियर हो गया ना। ये W बाई क्यू हो गया, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वहाँ पे आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। चलिए आप देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ डिफाइन 1 वोल्ट और यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस या 1 वोल्ट को जब डिफाइन करना तो क्या सिचुएशन क्या होता है, तो इसको आप अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले आपको हम समझाते हैं फिर आपको लैंग्वेज बोलेंगे। तो देखिए इसको समझना है। आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू W बाई क्यू होता है। V इक्वल टू W बाई क्या होता है, क्यू। जब V इक्वल W बाई क्यू होता है तो कब ये 1 वोल्ट होगा, इसकी असाइनमेंट वोल्ट होती है। 1 वोल्ट या यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, तो देखिए ये तभी हो सकता है जब वर्क डन आपका क्या हो जाए, 1 जूल हो जाए। क्लियर है। और चार्ज जो आपका हो जाए वो क्या हो जाए, जो चार्ज मूव करना है वो आपका क्या हो जाए, 1 कूलम हो जाए। क्लियर। तो जब आप V निकालिएगा तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई 1, मतलब 1 जूल बाई 1 कूलम इक्वल टू क्या आ गया, 1 जूल पर कूलम, मतलब क्या हो गया, 1 वोल्ट हो गया। क्लियर हो गया। अब इसको आप लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इफ 1 जूल ऑफ ए वर्क डन इज ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड then the electric potential और potential difference is 1 volt। क्लियर है। या आप कह सकते, क्लियर हो गया। जैसे कि एक पॉइंट से, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए से तो ये पॉइंट बी है, यहाँ अगर 1 कूलम चार्ज को मूव कराया जा रहा है पॉइंट बी पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो वो 1 वोल्ट होगा। जिसको करने के लिए 1 जूल अगर एनर्जी लग रहा है वर्क डन करने के लिए तो वो 1 वोल्ट होगा। क्लियर हो गया, समझ में आया आपको। चलिए आप देखते हैं आगे, बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है पहले ये समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट चार्ज। तो कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी एक कंडक्टर से जब पास करता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो, उसे जब पास करता है एक यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकेंड में, एक यूनिट टाइम में वो पास कर रहा है, तो जितना वो पास करेगा वही वो क्या कहलाएगा, जितना चार्ज पास करेगा तो वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसके डिनोट करने की बात कर दी थी, डिनोटेड बाई आई, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो अब जैसे आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं, मान लीजिए लेट चार्ज इज क्यू कूलम, चार्ज को क्यू कूलम मान लेते हैं। क्लियर है। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू कूलम मान लिए, ये पास कर रहा है एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर से टी टाइम में, और टाइम को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। चार्ज को क्यू और टाइम को टी मान लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है, आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टी, क्यू बाई टी हो गया। तो अब यहाँ क्या, क्यू कूलम
टाइम किसमें, सेकेंड में। तो आपका यहाँ पे जो अगर यहाँ पे आपका एसआई यूनिट की बात करें तो कूलम पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला आई करेंट, इलेक्ट्रिक करंट इजकल टू फॉर्मूला भी बन गया, आई इजकल टू क्यू बाई टी। क्लियर है, आई इजकल टू क्यू बाई टी। चलिए अब देखते हैं आगे। तो एसआई यूनिट की बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो क्या होता है, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। जैसे कि आपको हमने पीछे बताया, क्या होता है, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, उसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं, जिसको हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। तो एसआई यूनिट इसका क्या हो गया, एम्पियर। और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है बाबू, स्केलर क्वांटिटी है। इट इज मेजर्ड बाई एमीटर। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे किया जाता है, तो एमीटर से। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यही है एमीटर। क्या है ये, एमीटर। क्लियर है ना। वोल्ट मीटर का भी ऐसे देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन उसके अंदर वो वी लिखा था, उसकी जो मेजरिंग होती है वो कुछ डिफरेंस होती है। क्लियर है। तो ये क्या है, अब वो एमीटर है। क्लियर हो गया। अब चलिए अब देखते हैं आगे। तो अब हम लोग बात करते हैं डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आते भी हैं, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो देखिए सिंपल सा हमने लिख रखा है, इफ़ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि एक कूलम चार्ज जब किसी भी कंडक्टर से, क्रॉस सेक्शन कुछ भी उस कंडक्टर से अगर 1 सेकेंड में पास कर रहा है तो वही 1 एम्पियर के बराबर होगा। जैसे आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं, क्या हो जाए, क्यू से चार्ज को डिनोट किए, 1 कूलम हो जाए चार्ज, टाइम क्या लगे, 1 सेकेंड लगे इसको। क्लियर है, टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। तो क्या होगा, आप जैसे कि जानते हैं करंट इजकल टू क्या होता है, फॉर्मूला करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इजकल टू क्या होता है आपका, चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज कितना है आपका 1 कूलम, टाइम कितना है आपका 1 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 1 कैंसिल, 1 कूलम पर सेकेंड। और 1 कूलम पर सेकेंड को, कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 एम्पियर। क्लियर हो गया ना, 1 एम्पियर बोल सकते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये हो गया आपको डिफाइन 1 एम्पियर करने का। तो अब आगे देखते हैं, बात करते हैं आगे कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स क्या है, तो मटेरियल डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो। ये आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, फिर आप जान लें। मतलब जैसे जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, जैसे एल्युमिनियम, ठीक है, कॉपर, आयरन, ये सब क्या हो गए, गुड कंडक्टर हो गए इलेक्ट्रिसिटी के एक कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। इंसुलेटर की बात करते हैं, मतलब मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक, ये इंसुलेटर हो गया। क्लियर है ना, आप दोनों टॉपिक समझिए, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो एक क्लोज पाथ इन विच करंट कैन फ्लो, एक वैसा क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो करता हो। ठीक है, जो क्लोज पाथ बोला, देखिए ये भी जरूरी है, क्लोज पाथ होगा तो सर्किट। क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया सर्किट में, कि मतलब क्लोज पाथ जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, फ्लो। तो सर्किट के लिए आपको हमने 2 पिक्चर नीचे लगा रखा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये भी एक सर्किट है, लेकिन ये सर्किट जो है एक्चुअली आप जो बनाते हैं वो सर्किट हो गया। लेकिन अब इसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं अपने कॉपी पे, बार बार आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, कॉपी बहुत ही डिफिकल्ट होने लगेगा। तो ये आपका एक्चुअल जैसे इसमें बैटरी लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, क्लियर है ना, प्लग लगा हुआ है, ये सारा चीज़ जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट में। इसी को जब डायग्राम के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कॉपी में कैसा बनाते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं। जैसे वायर के लिए एक सिंपल सा लाइन यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया आपका बल्ब। क्लियर है। यहाँ देखिए लगा हुआ है एमीटर। एमीटर किस लिए लगा हुआ है, करंट को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। यहाँ आपका देखिए बैटरी का रिप्रेजेंटेशन, और ये लगा हुआ है की। क्लियर है। तो अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ सर्किट्स की। तो टाइप ऑफ सर्किट्स में क्या 2 टाइप होते हैं इसके, पहला और ये हो गया दूसरा। पहला हो गया ओपन सर्किट, दूसरा हो गया क्लोज सर्किट। अब ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट को समझिए। ओपन सर्किट क्या है, तो ओपन सर्किट मतलब क्या हो, जिसमें स्विच ऑन ना हो। क्लियर है ना, जिसमें स्विच क्या हो, ऑन ना हो। और क्लोज सर्किट क्या हो गया, जिसमें स्विच क्या हो, ऑफ। तो अब आप की बात कर रहे हैं हम, ये स्विच देख रहे हैं, अब ये हो गया, अगर इसमें डॉट नहीं दिया है तो ये ऑफ है, अगर डॉट दे दिया है तो ये क्या है, ऑन है। क्लियर हो गया। तो आपको सर्किट समझ में आ गया। अब आगे हम लोग कुछ डायग्राम देखते हैं, जिस डायग्राम का यूज आपको यहाँ पे सर्किट बनाने में देखने को मिलता है। किसको क्या कहते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज कंपोनेंट ऑफ ए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में कुछ हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं उसके सिंबल्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको हम पिक्चर के माध्यम से उसमें समझाने की कोशिश करेंगे। बोर्ड पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप देखिएगा,
इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं और फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ कंपोनेंट का नाम लिखा हुआ है और साथ में उसका सिंबल। जैसे इलेक्ट्रिक सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक सेल को आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जब एन इलेक्ट्रिक सेल को रिप्रेजेंट करें तब बस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल को आप डिनोट कर दीजिए। लंबा लाइन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा लाइन है जो नेगेटिव टर्मिनल है। एक बैटरी और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को कैसे डिनोट करें, तो ये हो जाएगा, जब आप बैटरी के कंबाइन करेंगे तो ये एक बैटरी बनाया, ये दो हो गया, ठीक है, ये तीन बैटरी जुड़ा हुआ। क्लियर है ना? तो ऐसे आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं बैटरी को। प्लग की को, तो देखिए जब प्लग की ओपन होगा, ओपन मतलब ऑफ होगा तो ये ऐसा सिंबल होगा। जब प्लग की ऑन होगा मतलब क्लोज होगा तो ये आपका सिंबल ऐसा होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ से हम आगे बात करते हैं और देखेंगे, इधर नीचे आइए, और यहाँ पे जहाँ पे वायर ज्वाइंट होगा वहाँ पे आप क्या करते हैं, तो वायर जहाँ पे ज्वाइंट होगा, तो जहाँ वायर ज्वाइंट होगा वहाँ आपको ऐसा सिंबल दिखाना है। फिर जहाँ वायर क्रॉस करता है विदाउट ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग ना हो और क्रॉस करे तो ये सिंबल आपका यूज करना है। क्लियर है? जो इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए देखिए ये सिंबल तो बनाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए ज़्यादा सर्किट में ये सिंबल यूज होता है। रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस के लिए आपको ये सिंबल दिखाना होता है। आगे हम उसको बताएंगे रेसिस्टर क्या है, रेसिस्टेंस क्या है। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिए आगे आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे सिंबल है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ आप देखिए, जब आप वेरिएबल रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो ये यूज करते हैं या इसका, जिसमें कि फिक्स रेसिस्टेंस ना हो, रियोसेट को सिंपल सा कहते हैं, उसको रियोस्टेट को यूज करने के लिए, डिनोट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। एमीटर को डिनोट करने के लिए ये सिंबल होगा। वोल्ट मीटर के लिए गैल्वेनोमीटर के उसमें जी लिखा गया। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? इस तरह का सिंबल हम लोग सर्किट में यूज करते हैं। चलिए आप देखते हैं आगे। चलिए, तो अब हमने ऊपर एक क्वेश्चन की तरह ले लिया, हाउ टू यूज एन एमीटर टू मेजर ए करेंट। एमीटर का यूज हम लोग कैसे करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, मतलब सर्किट में कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एन एमीटर इज कनेक्टेड इन सच ए वे दैट करेंट इज फ्लोइंग थ्रू इट ऑल्सो एंड थ्रो द एलिमेंट, सच कनेक्शन इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। देखिए कहने का मतलब कि ये एमीटर जो है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज के, और ऐसे कनेक्ट किया गया है ताकि जो करंट फ्लो कर रहा है वो एमीटर से होते हुए पूरे एलिमेंट में फ्लो करे। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, तो हम आसानी से इस सर्किट का हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखिए करंट यहाँ से चला, क्लियर है ना, यहाँ से, और ये पहले एमीटर में पास देन बॉल में पास है, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो करा आसानी से ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। इन सिंपल हमने कहा कि, और ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो आपकी ये सीरीज कनेक्शन क्या है, तो सीरीज कनेक्शन में क्या आता है, यहाँ देखिए हम सीरीज कनेक्शन को डिफाइन किए हुए हैं। टू और मोर इलेक्ट्रिक एलिमेंट आर सेड टू बी इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड इन टू इंड, मतलब अगर इन टू इंड कनेक्टेड है, जैसे देखिए यहाँ से ये इन दोनों में, और या आप सिंपल भाषा में अगर ऐसे कनेक्ट हो कि उससे करंट फ्लो करे और फिर बाकियों में भी फ्लो करते हुए दिखाई। यहाँ पे इन टू इंड कनेक्शन देख लिए, यहाँ ये ऐसे कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, कि इसमें से भी करंट पास कर रहा है और बाकी एलिमेंट में भी पास कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू यूज वोल्ट मीटर टू मेजर ए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज हम लोग कैसे करते हैं, तो हमने लिखा रखा टू मेजर ए पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन में हम लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आप इस यहाँ डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे तो हमने एक सर्किट लिया हुआ, सर्किट में देखिए वोल्ट मीटर को ऐड किया हुआ है। अब इस वोल्ट मीटर को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, किसको ऐड करना है। मान लीजिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए टू बी के बीच में, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए पॉइंट पे जब हम इसको वोल्ट मीटर को ऐड करेंगे तो देखिए ए जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, और जो यहाँ पे अब देखिएगा ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, और ये जो बी है वो निगेटिव टर्मिनल है वो निगेटिव में हो गया। अब इस ऐसे कनेक्टेड है, देखिए ये जो आपको बल्ब का कनेक्शन है और ये वोल्ट मीटर का, ये दोनों क्या है, पैरेलल आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है ना? तो पैरेलली इसको जोड़ते हैं ताकि ये आसानी से रीड कर सकते, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर बता सके। क्लियर हो गया? अब आप सोचेंगे पैरेलल कनेक्शन होता क्या है, तो टू और मोर लिख रखे हैं यहाँ पे, टू और मोर इलेक्ट्रिक एलिमेंट आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस देम। मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हैं, उसको पैरेलल कनेक्शन हम लोग तभी बोल सकते हैं जब क्या हो कि वो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सेम हो, और वो पैरेलली अटैच हुआ हो। क्लियर है ना? तभी उसको पैरेलली हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल बोल सकते हैं। समझ में आया आपको? आगे और भी हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को और भी डिटेल में देखेंगे जब रेसिस्टेंस को जब ऐड करेंगे हम लोग तब। क्लियर है? तो अभी के लिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब हम लोग बात करने वाले ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ क्या है समझिए। ओम्स लॉ सिंपल सा आपको समझने से पहले थोड़ा सा एक सिचुएशन आपको बताते हैं।
पहले आप जानिए कि ओम्स लॉ क्यों हुआ। तो देखिए, एक ये जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये लॉ दिया उनका नाम था गर्ग साइमन ओम्स। गर्ग साइमन ओम्स इनका नाम था। 1826 में ये एक जर्मन फिजिस्ट थे। इन्होंने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। इन्होंने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, और इनका नाम क्या था, गर्ग साइमन ओम्स। क्लियर है ना, इसलिए इन्हीं के अपने ही नाम पे इन्होंने इसका नाम रखा गया ओम्स लॉ। क्लियर है। तो यहाँ देखिए 1826 का बात है, जर्मन ये फिजिस्ट थे। अब यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच इन्होंने रिलेशन बताया था। तो समझिए कि जैसे आपको पहले रिलेशन को समझना होगा। जैसे आप एक टर्च खरीद के लाते हैं मार्केट से, नया टर्च, न्यू टर्च आप खरीद के लाइए। शुरू में वो अच्छा लाइट देता है, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतते जाता है, बहुत दिनों तक जब आप उसको यूज करते हैं उस टर्च को, तो आप क्या पाते हैं, उस टर्च का जो लाइट पहले बहुत ज़्यादा था वो धीरे धीरे क्या हो गया, डीम हो गया। तो जब लाइट डीम होते चला गया, इसका मतलब अब क्या हुआ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ, तो हम कहते हैं हम लोग क्या जनरल भाषा में, अपने भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत दिन यूज करने के बाद बैटरी क्या हो गया, लो हो गया। लेकिन एक्चुअली में वो बैटरी लो नहीं हुआ, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो था अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, वो क्या हो गया, रिड्यूस होते चला गया। जैसे फिर आप एक नया बैटरी खरीदिएगा, जैसे 1.5 मान के चलिए 1.5 वोल्ट का आपने एक बैटरी खरीदा, ठीक है, कुछ दिन यूज किया तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल उस समय के लिए 1.5 था, लेकिन जब आप यूज करते गए उसका तो वो घट के स्मॉल वैल्यू में चला गया, 0.75 वैल्यू हो गया। तो जब 1.5 था तब उसका लाइट, और जब 0.75 वोल्ट हुआ तब उसके लाइट में आपको डिफरेंस दिखाई देगा, और वो कम करेगा और करंट भी कम पास करेगा, तो बल्ब कम जलेगा। तो ये रिलेशन, इसी रिलेशन को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था और बताने की कोशिश किया था। क्लियर है। तो अब इस रिलेशन का कैसे समझेंगे आप समझिए। ओम्स लॉ था कि द करेंट थ्रू द मेटालिक एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन इट्स इंड एंड प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि करंट जो है मेटालिक एलिमेंट में जो दिया जा रहा है वो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। अब जैसे ही समझिए, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस घटा उसका करंट घटेगा, तभी ना तो उसका लाइट कम कर रहा था, टर्च का भी एग्जांपल हम दिए, ठीक है ना। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे उसको ये पूरे सिचुएशन को देखा जा रहा है। तो यहाँ पे कनेक्शन क्या बना समझिए। हमने ये क्या कहा, ओम्स लॉ ने क्या कहा, करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वी से क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वी के, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के। क्लियर हो गया। तो यहाँ से रिलेशन अब क्या बनेगा, अब जो भी मेटालिक आप लिए हुए उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा ना। तो उस रेसिस्टेंस, कांस्टेंट रेसिस्टेंस को हम लोग लेके आ जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट की बात की गई है। तो रेसिस्टेंस जब कांस्टेंट लेके आएंगे तो यही रिलेशन क्या बन गया, आई इज इक्वल टू 1/R V। क्लियर है ना। अब ये एक्चुअली में ओम्स लॉ क्लियर क्या बन गया, ये बन गया V इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, V इज इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू IR। यही तो है आपका ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। क्लियर है ना। तो यहाँ जो R कांस्टेंट लिए हैं उसको हम लोग किसके लिए लिए हुए हैं, रेसिस्टेंस के तौर पे लिए हुए हैं। समझ में आया ओम्स लॉ। अभी आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग रेसिस्टेंस को। रेसिस्टेंस किसको कहते हैं समझिए। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर्स ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। कहने का मतलब है कि कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जो कि अपोज करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने से, वही क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। रेसिस्टेंस समझ में आपको आ गया। इट इज डिनोटेड बाई आर। इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, आर से। जैसे अभी हम लोग ओम्स लॉ देखे, V इक्वल टू IR, यहाँ से हम लोग एक रेसिस्टेंस का रिलेशन पाते हैं। क्या पाएंगे यहाँ से, अगर यहाँ से हम देखें तो I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V/R। I इक्वल टू V/R। तो R इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे V/R होने से एक चीज़ हमको एक रिलेशन यहाँ से क्या मिला, ये रिलेशन ये मिलता है कि जो I था है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेसिस्टेंस के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर करंट बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया। और दूसरा एक और चीज़ हम यहाँ से बात कर सकते हैं, अगर हम रेसिस्टेंस के लिए बात करें तो रेसिस्टेंस इक्वल टू हमारा यहाँ क्या बन जाएगा, तो आप सीधे बोल सकते हैं रेसिस्टेंस इक्वल टू सीधे हो जाएगा आपका V/I। I क्या हो गया, करंट को डिपेंड करे, V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जैसे अगर इसकी यूनिट की बात करें तो V का पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट से और करंट को किसको, एम्पियर से। तो सिंपल भाषा में हम कहेंगे
तो इसका रेसिस्टेंस का क्या हो गया, एसआई यूनिट, तो हेंस एसआई यूनिट वोल्ट पर एम्पियर हो गया, इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन अब वोल्ट पर एम्पियर हर जगह लिखेंगे, जिसको हम लोग दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, OHM भी लिख सकते हैं, ओम, या इसको आप एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंबल कुछ ऐसा होता है। क्लियर है, ओम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे एक और जो रेसिस्टेंस क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, तो रेसिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। रेसिस्टेंस दीजिए स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए आपको रेसिस्टेंस समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन करने के लिए आपको समझना होगा, जैसे आप जानते हैं रेसिस्टेंस इक्वल टू, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू आपका होता है V/I। तो जब 1 ओम कब होगा, तो 1 ओम तब होगा जब I आपका हो जाए 1, I आपका क्या हो जाए 1 एम्पियर, I क्या हो गया करंट 1 एम्पियर हो जाए, और आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाए 1 वोल्ट हो जाए। जब ऐसा सिचुएशन होगा तो आप आराम से रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V हो गया 1, I भी हो गया 1, तो 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। तो सिंपल सी बात है, रेसिस्टेंस इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 ओम। या आप OHM लिखिए या ऐसा सिंबल बना दीजिए, दोनों आप कर सकते हैं। तो 1 ओम का लॉन्ग्वेज में भी लिख सकते हैं, इफ 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर अक्रॉस 1 वोल्ट ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। हमने लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है, लिख रखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मतलब, उसकी मोटाई या वो कितना थिन है या कितना थिक है। थिकनेस बढ़ेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि इन्वर्सली होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन्वर्सली है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर घटेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, घटेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमने लिख रखा है कि नेचर ऑफ द मटेरियल्स। तो नेचर ऑफ मटेरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस किस तरह का मटेरियल उस पर डिपेंड करता है उसका रेसिस्टेंस। क्लियर है। और लेंथ तो आपको बता ही दिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो गया कि वो जितना लेंथ उस तरह से उसका रेसिस्टेंस, ज़्यादा लेंथ ज़्यादा रेसिस्टेंस, कम लेंथ कम रेसिस्टेंस। और टेम्परेचर पे हमने बताया, तो जैसे ही रेसिस्टेंस क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतना ही रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, जितना ही टेम्परेचर डिक्रीज करेगा उतना ही रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो ये फैक्टर हो गया आपको जो रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। आ गया। चलिए अब जो है कि जो भी अब टॉपिक और है उसको हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में इतना तक देखते हैं, पार्ट 2 में दूसरा देखेंगे। पार्ट 2 में यहाँ के बजे हुए टॉपिक को देखेंगे, इसके लिए नेक्स्ट पार्ट 2 अगले दिन आएगा। तो और एक सबसे जरूरी बात आपको बोल दें कि अभी आप पूरे वीडियो को देखे होंगे तो आपने क्या सीखा, आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया, कहाँ दिक्कत हुआ, उसको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसको शेयर करें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स को, ताकि उनके पास जाए और वो भी इससे पढ़ सकें। क्लियर है। और अगर आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं तो मैथ और साइंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके।